तो इस वक्त यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे बड़ी खबर, व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा दावा किया है। रूस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि उनकी सेना ने यूक्रेन के पूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। खास बात इसमें यह है कि यह बात पुतिन ने आज चाय पीते हुए कही और मुस्कुराकर कही। पुतिन ने कहा कि अगर कोई देश यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाना चाहेगा तो उसे रूस मानेगा कि वो देश इस युद्ध में शामिल हो चुका है। इस बीच दूसरी बड़ी खबर यह है कि नेटो ने भी बिना लड़े हार मान ली है और यूक्रेन को पूरी तरह अकेले छोड़ दिया है। नेटो ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। इससे यह बात साफ है कि यूक्रेन का युद्ध अब बाकी यूरोप तक नहीं जाएगा, यानी विश्व युद्ध भी नहीं होगा। यूक्रेन युद्ध को लेकर तीसरी बात, भारत के लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि खार्किव से सभी भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें निकाल लिया गया है, जबकि सूमी शहर में बस पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो गया है और वहां अब भी भारत के स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। हालांकि उन्हें निकालने की कोशिश भी लगातार की जा रही है, जबकि रूस का कहना है कि यूक्रेन की फायरिंग की वजह से यह रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा कठिन, थोड़ा मुश्किल हो गया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर चौथी बड़ी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच 2 राउंड की बातचीत हुई है। दूसरे राउंड में यूक्रेन की तरफ से शामिल हुए एक वार्ताकार की, एक नेगोशिएटर की हत्या कर दी गई। अब रूस कह रहा है कि यह मर्डर यूक्रेन ने कराया है। इस बीच पांचवी बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज फिर कैमरे के सामने आकर कहा कि वो यूक्रेन छोड़कर नहीं भागे हैं और अब भी यूक्रेन की सेना रूस से लड़ाई लड़ रही है। इन सब के बीच आज यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान भी किया गया। 6 घंटे तक रूस की तोप और फाइटर जेट कहां खामोश रहे, कहां बम बरसाते रहे और अगले 24 घंटे में रूस यूक्रेन के कौन से शहर पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रहा है रूस, इस रिपोर्ट में यह पूरी डिटेल है। सीज फायर तो बहाना था, रूस को यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा जमाना था। यूक्रेन में 10 दिन युद्ध को लेकर पुतिन ने ऐसा प्लान बनाया जिसके आगे पूरी दुनिया कंफ्यूज हो गई। कहने को युद्ध एकाएक 6 घंटे के लिए रोक दिया गया जब मॉस्को से ऑर्डर आया और पुतिन की फौज ने 360 मिनट का सीज फायर कर दिया। लेकिन यूक्रेन की जमीन पर सीज फायर नहीं बल्कि फायर ही फायर हुआ। इस दौरान कहां गोले चले या नहीं चले, कहां सबसे बड़ा हमला हुआ, मारियुपोल में सीज फायर के बाद अब रूस के बड़े एक्शन का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अब रूस यहां अपना पूरा कब्जा करना चाहता है। यह खबर डोनेत्स्क में रूसी अलगाववादियों के हवाले से दी गई है। यानी 360 मिनट तक युद्ध रोकना क्या सिर्फ पुतिन का ड्रामा था? इस सीज फायर के पीछे मकसद क्या था, यह समझना जरूरी है। युद्ध के 10 दिन बाद भी रूस की फौज यूक्रेन में फंसी हुई है। रूस की सेना का काफिला बुलेट ट्रेन की रफ्तार से नहीं बल्कि बैलगाड़ी की रफ्तार से रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहा है। रूस ने सीज फायर 2 इलाकों में किया। ये दोनों जगह दक्षिण पूर्व यूक्रेन में है। एक है मारियुपोल और दूसरा है वोल्नोवाखा। इन दोनों शहरों पर कब्जा करने के लिए रूस की फौज ने इन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन वो इस पर कब्जा नहीं कर पाई हैं। मारियुपोल पर अब प्रिसिशन गाइडेड बमबारी यानी सटीक हमलों के साथ कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू होने वाला है। मारियुपोल में आखिरी हमले से पहले रूस का सीज फायर करना, इसके पीछे कम से कम इंसानी जान का नुकसान का एजेंडा माना जा सकता है। डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक की जो सेना है वो अब मारियुपोल के आसपास घेराव डाल रही है। यूक्रेन की अज़ोव मिलिशिया उनके सामने है और वो स्कूलों और अस्पतालों में छुपकर रूस की सेना पर फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन 10 दिन से जारी जंग में रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कैपिटल कीव के पास गिराया गया ये रूसी हेलीकॉप्टर साबित करता है कि युद्ध अब भी जारी है। यूक्रेन की फौज ने एक रूसी हेलीकॉप्टर को टारगेट किया और तस्वीरें बताती हैं कि उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था।
इसलिए इस सीज फायर से रूस को भी फायदा होगा, क्योंकि उसने भी बहुत नुकसान झेला है। पुतिन चाहे दिखाना चाहें कि वो जंग के बीच फंसे लोगों को मौका देना चाहते हैं, लेकिन वो रूस की फौज को भी कुछ घंटों का सही लेकिन आराम देना चाहते हैं। इसे पुतिन का एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक कह सकते हैं, ताकि वो रूस की फौज को तैयार होने का मौका दे, उसकी थकावट को कम करें और उसकी सप्लाई लाइन को बैकअप मिले। लगातार मैं कहूंगा कि गुस्से से भरे बयान जो जेलेंस्की की तरफ से आ रहे हैं, वो नेटो समिट की बात कर रहे थे और नेटो में अपने हैंडलर्स से काफी नाराज थे। उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सवाल है कि अगर वो नेटो की मदद ना मिलने पर इतने ज्यादा नाराज हुए हैं, तो लगता है कि वो नेटो के दखल से इस युद्ध को सुलझाना चाहते थे, ना कि हमसे बातचीत करके। तो मुझे लगता है कि जो बयान वॉशिंगटन डीसी से आ रहे हैं, बर्लिन से और पेरिस से आ रहे हैं कि नेटो इस युद्ध में दखल नहीं देगा, लगता है कि नेटो और रूस के बीच जंग कराना जेलेंस्की का मकसद था और जेलेंस्की अब नेटो को भड़का रहे हैं। मैं कीव में ही हूं और अपने वर्क प्लेस पर हूं। हर 2 दिन में मेरे बारे में ये खबर आती है कि व्लादिमीर जेलेंस्की भाग गए हैं, यूक्रेन से भाग गए हैं, कीव से भाग गए हैं, अपने ऑफिस को छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, सरासर गलत है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं यहीं पर हूं, बिल्कुल स्पॉट पर हूं। कोई नहीं भागा है यहां से। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। रूस हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक छुप छुप कर वार कर रहे हैं। कीव और खार्किव के आसपास रूसी फौजियों पर घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं। वॉर जोन की ये तस्वीरें देखिए, जिसमें यूक्रेन की सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूस के टैंक को उड़ा दिया है। यानी जमीन पर जंग बराबरी की हो रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस का बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के 10,000 से ज्यादा फौज मारी जा चुकी है। उसने रूस के 39 फाइटर जेट और 40 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। रूस के 269 टैंक भी उड़ा दिए गए हैं, जबकि 18 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तबाह किए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के टैंक और बख्तरबंद वाली ताकत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइलों ने उनको कई जगहों पर खिलौनों की तरह उड़ाया है। अमेरिकी विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने 300 जैवलिन मिसाइलों से हमले किए, जिसमें 280 रूसी टैंक उड़ा दिए गए। यानी जैवलिन से यूक्रेन का किलिंग रेट 93% रहा। अब सवाल है कि इसमें बख्तरबंद गाड़ियां कितनी थी और T-90 और T-72 जैसे टैंक कितने थे। हालांकि रूस इन आंकड़ों को खारिज करता है और उसके मुताबिक रूसी फौज को इसका 10% भी नुकसान नहीं हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने 10 दिन की जंग में 500 सैनिक खोए हैं। रूस की सेना लगातार यूक्रेन के मिलिट्री अड्डों पर स्ट्राइक कर रही है। हमने उनके जिटोमिर मिलिट्री बेस पर हमला किया है, जहां जैवलिन और एनलॉ एंटी टैंक मिसाइल्स रखी गई थी। हमने टारगेट लंबी दूरी से की गई स्ट्राइक से उड़ा दिया। अब रूस का कहना है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के पत्रकारों के साथ मिलकर रूस को भड़काने का काम कर रहा है। उसने रिहायशी इलाकों में अपनी मल्टी रॉकेट सिस्टम जैसे हथियार छुपाए हैं, ताकि अगर रूस वहां जवाबी कार्रवाई करे तो वो रूसी सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह बयान यूक्रेन में हुए एक हमले के बाद आया, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया की टीम को निशाना बनाया गया है। राजधानी कीव के पास ब्रिटिश मीडिया ग्रुप की एक टीम पर जबरदस्त गोलीबारी हुई है। हमले में ब्रिटिश मीडिया का एक मेंबर घायल भी हुआ है। यूक्रेन में युद्ध कब तक जारी रहेगा, इस पर व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि जंग तब तक चलेगी जब तक रूस अपने टारगेट पूरी तरह हासिल नहीं करता है। ऐसे में पुतिन सीज फायर के बाद कौन सा पैंतरा चलने वाले हैं? 10 दिन के बाद युद्ध को कुछ घंटे रोककर रूस क्या मैसेज देना चाहता है? क्या पुतिन अपने लिए सिर्फ पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं या रूस की वॉर मशीन एक बहुत बड़े मिशन की तैयारी कर रही है? यूक्रेन की जो मिलिशिया है वो अब पश्चिमी देशों के पत्रकारों के साथ मिलकर
खार्किव में साजिश कर रही है। हमें पता चला है कि उन्होंने रिहायशी इमारतों के बीच मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स रखे हुए हैं। ऐसा उन्होंने कीव में ज़ियार्दी स्ट्रीट पर भी किया है और वो वहां से आम लोगों, बच्चों और महिलाओं को निकलने नहीं दे रहे। अब वो वहां से रूस की पोजीशंस पर बमबारी करने को तैयार हैं। ऐसा करके वो रूस से जवाबी कार्रवाई चाहते हैं और फिर वो पश्चिमी देशों के पत्रकारों से मिलकर उसकी वीडियोग्राफी करेंगे और इसको फैलाएंगे। 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध में 10वें दिन सीज फायर का ऐलान करके रूस ने बड़े तूफान से पहले खामोशी वाला कदम उठाया है। व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध को शुरू से पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं। रूस कब जंग शुरू करेगा, कब तेज करेगा, कब सीज फायर करेगा, सब रूस की शर्तों पर हो रहा है। फैसला पुतिन ले रहे हैं, अमेरिका और नाटो बस देख रहे हैं और यूक्रेन अकेला इस वक्त रूस का मुकाबला कर रहा है। मारियोपोल में सीज फायर के जरिए रूस यहां अपनी कम्युनिकेशन लाइन यानी रसद और बाकी सप्लाई को जुटा रहा है। दक्षिण पूर्व यूक्रेन का मारियोपोल शहर जो एक पोर्ट सिटी है, यहां 4.5 लाख की आबादी है जिसके चारों तरफ रूस की फौज है। मारियोपोल से करीब 84 किलोमीटर दूर बेर्दियांस्क है। करीब 1.25 लाख की आबादी वाला यह शहर यूक्रेन में टूरिज्म का एक सेंटर है। यहां रूस का पहले ही कब्जा हो चुका है। रूस समंदर के रास्ते यूक्रेन की घेराबंदी में जुटा हुआ है। ब्लैक सी या कहें कि काला सागर से यूक्रेन को घेर लिया गया है। रूसी नेवी को लगातार न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो की फोर्स भी ट्रैक कर रही है। यहां रूस की पूरी कोशिश है कि यूक्रेन को समंदर के रास्ते से पूरी तरह काट दिया जाए। यूक्रेन की आबादी करीब 4.5 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि यूक्रेन में अब तक 40 लाख लोग शरणार्थी बन चुके हैं। 10 से 12 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन में 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मदद की जरूरत है। यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे पता चलता है कि इस युद्ध से यूक्रेन के आम लोग कैसे इसकी तबाही झेल रहे हैं। ऐसे लोग जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, जिन्हें मदद चाहिए, जिन्हें आसपास के देशों में आसरा मिलना चाहिए। पोलैंड में यूक्रेन से 6.5 लाख शरणार्थी पहुंचे हैं। स्लोवाकिया में 90,000, हंगरी में 1.5 लाख शरणार्थी, रोमानिया में 60,000, मोल्दोवा में यूक्रेन के 1 लाख शरणार्थी, बेलारूस में 500 लोग और रूस में 55,000 यूक्रेन के लोगों ने जाकर आसरा लिया है। चेर्नीहिव में यूक्रेन ने रूस का फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है। जब फाइटर जेट एयर डिफेंस का शिकार बना तो पायलट पैराशूट की मदद से एजेक्ट कर गया। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूसी पायलट उनके कब्जे में। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें उसके कमोव 52 हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन की एक बख्तरबंद गाड़ी को मिसाइल से उड़ा दिया। रूस को ऐसे नुकसान। यूक्रेन में अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। रूस की फौज कहां बमबारी तेज करेगी और कहां कब्जा करेगी। सीज फायर के बाद सबसे बड़ा हमला तो अब होने वाला है क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन से कहा है आता हूं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। रूस के हवाई हमलों के बीच यूक्रेन के कई शहरों में सायरन लगातार बज रहे हैं जहां पूरे दिन हवाई हमले का अलर्ट रहता है। रूस की फौज जहां जमीन पर नहीं है वहां आसमान पर उसका कब्जा है। इनमें कीव के अलावा माइकोलाइव, लीव, जाइटोमेर, इवानो, फ्रैंकफर्ट, चेर्नीहिव, वोलेन, चरकासी, कीवरो है, पोल्टावा, खमेलनित्स्की, जापोरिजिया और ओडेसा शामिल है जहां हवाई हमले का अलर्ट हमेशा रहता है। इस वक्त रूस का फोकस दक्षिण यूक्रेन है। क्राइमिया के आसपास का इलाका है। इनमें खेरसॉन शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है। खेरसॉन ब्लैक सी से लगी एक पोर्ट सिटी है। करीब 3 लाख की आबादी वाले खेरसॉन में इस वक्त रूस की सेना हर जगह मौजूद है, जबकि दूसरी पोर्ट सिटी बेर्दियांस्क पर भी रूसी फौज ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि मारियोपोल में सीज फायर के बाद यहां भी जंग जारी रहने वाली है। मारियोपोल में सीज फायर वाली छूट दी गई, लेकिन कीव को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कीव के बहुत करीब पहुंच गई हैं। इनकी तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने रूस और बेलारूस को काउंसिल ऑफ बेसिक सी स्टेट से निलंबित कर दिया है।
रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन पुतिन जंग रोकेंगे ऐसा नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन से एक एक भारतीय को निकालने के लिए हिंदुस्तान ने 6 मार्च का टारगेट सेट किया था। उसमें बस एक ही दिन बचा है। यूक्रेन के एक शहर को छोड़कर बाकी सभी शहरों से सारे इंडियंस निकाल लिए गए हैं, मगर सूमी में करीब 700 से 800 भारतीय रह गए हैं। उन्हें कैसे निकाला जाए, इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी है। इस वक्त भी प्रधानमंत्री की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मोदी के विरोधी कई तरह की बातें बनाते हैं, चुनाव का वक्त है, वे ऐसा ही कहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया यह मानती है कि यूक्रेन में इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाना बहुत कठिन है, मुश्किल है। बेशक चुनाव चल रहा है, लेकिन क्राइसिस है तो उसे मैनेज तो मोदी ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध में हैं। युद्ध क्षेत्र 2 है। एक युद्ध यूक्रेन में चल रहा है, जहां से एक एक भारतीय को सुरक्षित लाना है, और दूसरा युद्ध चुनाव का है, जहां मोदी को हर हाल में जीतना है। मोदी की तैयारी युद्ध स्तर की है, सबकी जान भी बचानी है और चुनाव भी जीतना है। मोदी के दुश्मन दोनों फ्रंट पर घात लगाकर बैठे हैं। सियासी दुश्मन देश के सबसे बड़े राज्य में मोदी की हार का इंतजार कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के इंटरनेशनल दुश्मन मोदी के फंसने का वेट कर रहे हैं। सभी दुश्मनों को मोदी के कमजोर होने का इंतजार है, लेकिन मोदी पूरी तैयारी करके लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी एकदम क्लियर है, हिंदुस्तान को जियोपॉलिटिकल वॉर में नहीं फंसना। यूक्रेन का वॉर जोन दूर है, हिंदुस्तान का दुश्मन तो सरहद पर सामने खड़ा है। एलओसी के उस पार पाकिस्तान ताक में बैठा है, और एलओसी पर चीन ने अपने 1 लाख सैनिक खड़े कर रखे हैं। यूक्रेन में हो रही एक एक हलचल को चीन गिद्ध की नजर से देख रहा है। हिंदुस्तान के लिए कोई भी गड़बड़ होते ही जिनपिंग अपनी आर्मी को मार्च का ऑर्डर दे सकते हैं। जिनपिंग के इरादों की खबर मोदी को है, इसलिए हिंदुस्तान की सेना भी जवाब देने के लिए रेडी है। भारतीय सेना नॉर्दर्न बॉर्डर पर युद्ध का अभ्यास कर रही है। जल में, थल में और नभ में भारत की तैयारी पूरी है। चीन की हिमाकत को रोकने के लिए सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का भी टेस्ट कर लिया गया है। भारतीय थल सेना सिलीगुड़ी के पास नॉर्दर्न बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज कर रही है, तो इंडियन नेवी ने बंगाल की खाड़ी में मिलन 2022 एक्सरसाइज शुरू की है। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से भी एक एक भारतीय को सुरक्षित अपने देश लाया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी डिप्लॉयड है। भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं है, अपने राष्ट्र हित में फैसले कर रहा है। राष्ट्र हित यानी देश का हित, भारत का हित, हिंदुस्तान का हित, 130 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का हित। ये राष्ट्र हित ही नरेंद्र का कीवर्ड है। राष्ट्र हित, भारत हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक क्षेत्रों में अनेकविध काम हो रहे हैं। इस संकट काल में देश की ताकत बन रहा है। जिसका जितना सामर्थ्य है वो उसको राष्ट्र हित में समर्पित कर रहा है। आज अगर भारत के विरुद्ध कोई भी गलत बात होती है तो हर नागरिक एक सुर में उठ खड़ा होता है। इसलिए आज अगर कोई पंचायत के लिए भी वोट करता है तो राष्ट्र हित को देखकर वोट करता है। वो जानता है कि देश ताकतवर रहेगा तो गांव और बिरादरी के मुद्दे भी हल हो जाएंगे। यूपी के लोगों की इसी भावना को उत्तर प्रदेश चुनाव के हर चरण में मैंने खुद अनुभव किया है।
मोदी के सियासी दुश्मन पूछते हैं कि जब यूक्रेन में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं। जवाब बहुत सीधा है, लोकतंत्र में चुनाव से ही नेता की लोकप्रियता का, नेता की ताकत का पता चलता है। उत्तर प्रदेश चुनाव में 300 सीटों के साथ जीत मिलेगी तो नरेंद्र मोदी के सारे सियासी दुश्मन अगले चुनाव तक शांत हो जाएंगे। अगर इसका उल्टा हो गया तो विरोधी मोदी पर हावी होने लगेंगे। फिर यूक्रेन युद्ध में भारत की पोजीशन का भी मुद्दा उठेगा। ऑपरेशन गंगा पर भी विरोधियों के हमले तीखे होंगे। मोदी वैसी कोई नौबत नहीं आने देना चाहते, इसलिए वो जमकर चुनाव प्रचार करते हैं। कंटिन्यूटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। जब कंटिन्यूटी होती है तो आप उस सरकार का हिसाब मांग सकते हो। इस देश में आजादी के बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट सबसे लंबे समय तक काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। और मेरा कोई परिवार में राजनीति नहीं है। मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति आज भी राजनीति नहीं है। मेरी अपनी कोई जाति बिरादरी नहीं है। इसका मतलब कि इस देश के लोगों की लोकतंत्र की ताकत को समझने की जो सामर्थ्य है वो कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश को स्टेबिलिटी भी चाहिए, उत्तर प्रदेश को कंटिन्यूटी भी चाहिए। और मैं आपको कहता हूं सचमुच में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लीड करने की ताकत उत्तर प्रदेश में है। इतना पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल। और हमें मौका दीजिए साथियों। 10-15 साल में मैं देश का ड्राइविंग फोर्स यूपी हो जाएगा, इकोनॉमी का बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा, ये मैं देख रहा हूं। और उसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। पूरी दुनिया मानती है मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबूत भी है। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई के करीब है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने पर दुनिया के सभी बड़े नेताओं की अप्रूवल रेटिंग घटी, अकेले मोदी की रेटिंग बढ़ी। 74% की अप्रूवल रेटिंग। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लीडर्स में अकेले नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 74% है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग को दूसरे नेताओं से कंपेयर करके देखेंगे तो प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी का अंदाजा होगा। एंटी वॉर नैरेटिव के चैंपियन बने अमेरिका के जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 42% है। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन के काम से सिर्फ 34% लोग खुश हैं। पुतिन को शांत करने में लगे इमैनुअल मैक्रों की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 37% है, यानी मैक्रो का स्कोर मोदी से आधा है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो 41%, ब्राजील के बोल्सोनारो 40% और जापान के फूमियो किशिदा 39% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी से बहुत बहुत पीछे हैं। रेटिंग एजेंसी के स्कोर से मोदी की लोकप्रियता का पता चलता है, लेकिन राजनीति में ताकत चुनाव से ही मिलती है। उत्तर प्रदेश में मोदी की जीत से प्रधानमंत्री का पावर बढ़ेगा, उसका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। कोई माने या ना माने, यूपी के आखिरी दौर का चुनाव यूक्रेन युद्ध के साए में ही हो रहा है। पॉलिटिक्स का फ्लेवर युद्ध वाला है। पूर्वांचल की गली गली में यूक्रेन की चर्चा है। रूस ने कितने बम मारे, यूक्रेन ने कितने टैंक जलाए, कितने प्लेन गिराए, हर कोई ये भी जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे कितने भारतीय छात्रों को बचाया, कितने अब भी फंसे हैं। मोदी के विरोधी नैरेटिव तो खूब फैलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो इसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। साथियों, हमारे गांवों की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है तो हर कोई गीले शिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है। लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो एक गौर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। भारत की सेना, भारत के लोग अगर संकट से लड़ते हैं तो ये उस संकट को और गंभीर बनाने के लिए उसमें जो भी परेशानियां पैदा कर सकते हैं पूरी ताकत से करते रहते हैं। ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम यही अनुभव कर रहे हैं। भाई और बहनों, अंधविरोध,
निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। नरेंद्र मोदी नेगेटिविटी में नहीं फंसते, सोशल मीडिया के कमेंट्स पर डिसीजन नहीं लेते। मोदी राष्ट्रहित में फैसले करते हैं। यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों में शुरू किया गया ऑपरेशन गंगा पूरी दुनिया ने देखा, उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी दिख रहा है। अब हम आपको उस तैयारी के बारे में बताते हैं जो दूसरा कोई नहीं बताता। यह सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है, भारतीय सेना की ट्राइड एंड टेस्टेड मिसाइल। अब इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन का टेस्ट किया है। बीच समुद्र में आईएनएस चेन्नई से दागी गई मिसाइल लंबी रेंज में मौजूद टारगेट को तबाह करने में सफल रही। नौसेना ने अपने बयान में कहा है कि ब्रह्मोस ने अपने टारगेट को पिन पॉइंट करके ध्वस्त कर दिया है। इस टेस्ट में फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिशन की तैयारियों को भी परखा गया। बंगाल की खाड़ी में नेवी ने मिलन 2022 नाम से वॉर एक्सरसाइज किया। इसमें 26 जंगी युद्धपोत शामिल हुए, एक सबमरीन और 21 लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स नॉर्दर्न बॉर्डर पर अलग से एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेना का टारगेट एकदम क्लियर है, हिंदुस्तान को यूक्रेन के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारा ध्यान चीन पर है, जिसके लिए तैयारी भी उसी लेवल पर हो रही है। सेना के एक बहुत बड़े अफसर ने अनऑफिशियल ब्रीफिंग में जो बताया उसे संक्षेप में समझिए। यूक्रेन की स्थिति को भारतीय सेना अपने संदर्भ में देख रही है। चाइनीज पीएलए सीमा पर वैसा ही कुछ कर सकती है, इसलिए नॉर्दर्न बॉर्डर से ध्यान हटाने का सवाल ही नहीं है। सेना बॉर्डर पर ऑपरेशनल प्रायोरिटी मेंटेन कर रही है। लॉन्ग टर्म के लिए सेना की क्षमता बढ़ाई जा रही है। रिजर्व फोर्स को ऑपरेशनल टास्क देकर रेडी किया जा रहा है। खास तौर पर ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में युद्ध की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मथुरा के स्ट्राइक 1 कोर जाकर सेना की तैयारियों को देख लिया है। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान कभी भी जंग के लिए उतावला नहीं रहा, लेकिन जब भी हम पर युद्ध थोपा गया तो हमारी सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी तो नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में है। मोदी ने हिंदुस्तान की प्रायोरिटी पहले दिन से ही सेट कर दी। यूक्रेन में जहां सबसे ज्यादा बम और मिसाइल चले, उस खार्कीव से सारे भारतीय निकाल लिए गए हैं। पिसोचिन में भी अब एक भी भारतीय नहीं है। 5 मार्च 2022 को 15 स्पेशल फ्लाइट से 3000 भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया गया। इन 15 फ्लाइट्स में से 12 कमर्शियल फ्लाइट हैं और 3 फ्लाइट इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेट की। अब तक 55 स्पेशल फ्लाइट से 11,728 भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है। 6 मार्च को 11 स्पेशल फ्लाइट से 2200 लोगों को और लाया जाएगा। अब मोदी के इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को समझिए। यूक्रेन में सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन नरेंद्र मोदी ने चलाया। यूक्रेन युद्ध के बाद क्वाड एक्टिव हुआ तो उसमें मोदी का रोल रहा। यूएन जनरल असेंबली हो या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, हर बड़े मंच पर भारत मौजूद है। इसके बावजूद राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री का फैसला है, हमें यूक्रेन युद्ध में किसी एक तरफ नहीं झुकना। भारत रूस का मित्र है, लेकिन युद्ध में रूस के साथ नहीं है। भारत अमेरिका का भी मित्र है, लेकिन रूस पर पाबंदियां लगाने में वो अमेरिका के साथ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए देश हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री वही धर्म निभा रहे हैं। ज़ेलेंस्की सबसे बड़े जाल में फंस गए हैं। अब ना वो पीछे जा सकते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। नेटो के तमाम नेताओं ने पिछले 24 घंटे में जो रिएक्शंस दिए हैं, उसके बाद पुतिन अब फ्रंट फुट पर हैं। पुतिन ने 2 बार धमकी दे दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस पर सैंक्शन लगाओगे तब भी युद्ध होगा, यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाओगे तब भी युद्ध होगा। मतलब साफ है, पुतिन युद्ध करना चाहते हैं और नेटो युद्ध से बचना चाहता है। इस सिचुएशन में यूक्रेन का क्या होगा, रिपोर्ट से समझिए। क्या यूक्रेन को बचाने कोई सामने नहीं आएगा? क्या नाटो की बैठक सिर्फ दिखावे के लिए थी? यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने से मना क्यों किया?
पहले मदद का इकरार तो फिर इनकार क्यों? यूक्रेन में जिस तरह रूस तबाही मचा रहा है, उसके बाद हर किसी की नजर नेटो पर है। यूक्रेन बार बार नेटो से मदद की गुहार लगा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की नेटो से कह रहे हैं कि रूस को रोक लो, यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन बनाने में मदद दो। लेकिन नेटो है कि ना नुकुर कर रहा है। जो नेटो यूक्रेन की मदद कर रहा है, उसे अपनी फोर्स भेज रहा है, उसे राशन पानी भेज रहा है, वो यूक्रेन के आसमान की रक्षा क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे उसका क्या तर्क है, आपको वो तर्क बताएंगे भी। लेकिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की सबसे लेटेस्ट और सबसे भावुक अपील सुन लीजिए, जिसमें उनका दर्द भी है और गुस्सा भी। 9 दिन में हमने कठोर युद्ध देखा है। हमारे शहरों को तबाह किया जा रहा है, हमारे लोगों को, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी इलाकों, चर्चों और स्कूलों को गोली मारी जा रही है, लोगों की जिंदगी से जुड़ी हर चीज को निशाना बनाया जा रहा है और इसे लगातार जारी रखना चाहते हैं। नेटो ये जानता है कि ये गोलाबारी चलती रहेगी और लोगों को निशाना बनाया जाएगा, फिर भी नेटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने का फैसला नहीं लिया। सबसे पहले तो यह समझिए कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने का मतलब क्या है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्यों कह रहे हैं कि नेटो यूक्रेन को मिलिट्री नो फ्लाई जोन बनाए? नो फ्लाई जोन का सीधा सीधा मतलब तो हम सभी समझते हैं, यानी किसी भी आसमान में उड़ान पर पाबंदी लगाना। मिलिट्री नो फ्लाई जोन का मतलब हुआ मिलिट्री पावर के जरिए नो फ्लाई जोन को लागू कराना। अब आप मैप की मदद से समझिए, यूक्रेन में इस वक्त रूस के फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स कई तरफ से घुस रहे हैं। नॉर्थ साइड से बेलारूस है, वहां से चेर्निहिव और कीव की तरफ से कई हवाई हमले हुए। नॉर्थ ईस्ट साइड से खारकीव पर रूसी हेलीकॉप्टर्स ने खूब बम बरसाए। साउथ साइड से भी खेरसोन, ओडेसा और जेपोरेजिया तक रूस के फाइटर जेट्स का खतरा मंडरा रहा है। अगर नेटो ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू किया और उसके बाद अगर रूस के फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन के आसमान में उड़े, तो रूस के विमान के खिलाफ नेटो को एक्शन लेना होगा। इस एक्शन का मतलब यह भी हो सकता है कि नेटो को रूस के विमान को मार गिराना होगा। अगर ऐसा हुआ तो रूस इसे अपने खिलाफ युद्ध मानेगा, यानी नेटो और रूस के खिलाफ सीधा युद्ध हो जाएगा। इसके बाद यूक्रेन के आसमान में कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। रूस के फाइटर जेट पर नेटो देशों को अटैक करना होगा और नेटो के सदस्य देश फिलहाल ऐसा नहीं चाहते। वो रूस के खिलाफ आमने सामने युद्ध नहीं चाहते। This is President Putin's war. One he has ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन का युद्ध है। उन्होंने खुद युद्ध का विकल्प चुना और एक शांतिप्रिय देश पर युद्ध थोपा। हम पुतिन से अपील करते हैं कि वो इस जंग को फौरन रोकें, यूक्रेन से रूस की सेना को वापस बुला लें और वो भी बिना किसी शर्त के। जहां तक यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन का मुद्दा है, इस पर आज मीटिंग में चर्चा हुई, लेकिन हम सब इस बात पर सहमत हैं कि ना तो नेटो के प्लेन यूक्रेन की एयर स्पेस में जाएंगे और ना ही नेटो की आर्मी यूक्रेन की जमीन पर जाएगी। NATO planes operating over Ukrainian airspace or NATO troops on Ukrainian territory. नेटो को, नेटो के सभी सदस्य देशों को और उसके अगुआ अमेरिका को, सबको यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि रूस एक न्यूक्लियर पावर वाला देश है। अगर नेटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो यह एक तरह से रूस को उकसाना होगा, और अगर पुतिन ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो फिर विश्व युद्ध को रोकना मुमकिन नहीं होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक दिन जब नेटो की बैठक के बाद निकले तो उनके शब्दों में इसी खतरे की आशंका झलक रही थी। With regard to the no-fly zone, I think जहां तक नो फ्लाई जोन की बात है, आपने नेटो के जनरल सेक्रेटरी स्टोल्टेनबर्ग को पहले भी सुना। हम यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि रूस के खिलाफ वो खुद की रक्षा कर सकें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि ये युद्ध यूक्रेन के बाहर ना जाए। as the Secretary General said, to ensure that the war doesn't spill over even beyond Ukraine. नेटो के तमाम सदस्य देश अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मान रहे हैं कि रूस का अटैक दुनिया की शांति के लिए खतरा है।
फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जल्द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होनी चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो यूरोप के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करने वाले हैं। लेकिन जेलेंस्की का मन गुस्से से भरा हुआ है। आज के बाद जो लोग मारे जाएंगे वो सिर्फ आपकी वजह से मारे जाएंगे, आपकी कमजोरी के कारण और आपकी एकता में कमी के कारण मारे जाएंगे। नेटो अलायंस ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार करके यूक्रेन के शहरों और गांवों पर बमबारी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस बयान पर रूस ने सीधा अटैक किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है, जेलेंस्की रूस और नाटो को लड़ाना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं। मिस्टर जेलेंस्की ने गुस्से से भरा जो बयान दिया है, जब वो नेटो समिट में बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो नेटो और रशिया के बीच झगड़ा भड़काना चाहते हैं। जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तमाम देश रूस पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर अटैक रुक नहीं रहे। दुनिया में 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, संयुक्त राष्ट्र, नाटो और यूरोपियन यूनियन, लेकिन तीनों के होते हुए रूस पर लगाम नहीं लग रही। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद रूस से अपील की थी कि वो अपनी सेना वापस बुला लें, लेकिन रूस माना नहीं। रूस खुद संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्यों में से एक है। चीन उसके साथ है, दोनों वीटो लगा देंगे तो कुछ होने वाला नहीं। नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं है, इसलिए वो सीधे यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रहा। यूरोपियन यूनियन रूस को हमला करने से रोक नहीं सकता, वो सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, और ऐसा वो कर भी रहा है। यही पुतिन का युद्ध है और पुतिन को उसे रोकना होगा। हम इस युद्ध के खिलाफ एकजुट रहेंगे ताकि बेकसूर लोगों की हत्या को रोका जा सके। हम यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं ताकि वो अपनी और अपने देश की रक्षा कर सके। हम उन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं जिससे रशियन इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। रूस को ना किसी पाबंदी की चिंता और ना ही किसी धमकी की परवाह, इसलिए यूक्रेन की टेंशन बढ़ी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की नाटो में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की ने पहले कहा, यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लीजिए। नाटो की तरफ से उस पर कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। जेलेंस्की ने कहा, हमें हथियार चाहिए, सवारी नहीं। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों ने उन्हें खूब हथियार भेजे। रूस ने अटैक और तेज किया तो नाटो ने रूस से सटे यूरोपीय देशों में अपनी सेनाएं उतार दी। जेलेंस्की ने नाटो से अपील की कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाया जाए, लेकिन नाटो ने इनकार कर दिया। अब ऐसा नहीं हो रहा है तो जेलेंस्की यूरोपीय देशों को चेतावनी दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यूक्रेन में और कितनी मौत देखना चाहते हैं। रशिया के फाइटर प्लेन रूस और बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं। आखिर आप लोग रूस के कितने बम गिराने तक रुकेंगे? आखिर आप कितने लोगों के अंग भंग होते हुए देखना चाहते हैं? आखिर आप लोग यूक्रेन का एयर स्पेस बंद करने में कब मदद करोगे? आखिर आप लोग कितनी मौतें और देखना चाहते हैं? अमेरिका अपने मुताबिक जोर घटाना कर रहा है, नाटो अपने हिसाब से सोच समझ रहा है। जेलेंस्की गुस्सा भी हैं, लेकिन बेबस भी, इसीलिए उन्हें अभी भी नाटो से उम्मीदें हैं। जेलेंस्की को यह बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि युद्ध में हौसला दिखाना तो ठीक है, लेकिन दुश्मन कई गुना ताकतवर हो तो सिर्फ हौसले से जंग जीतना मुमकिन नहीं होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।